Hello everyone. Today we will start chapter number 12. The name of the chapter is The Making of the Indian Constitutions. So students, let's start the chapter. Why do we need a constitution? Need of the constitution. This is our first topic. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में। जैसे कि सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। वो सबसे मेन हमारा जो फंडामेंटल राइट्स में सबसे मेन है, जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिया है। मतलब एवरी सिटीजन्स हैज़ अ राइट टू इक्वालिटी विच द गवर्नमेंट गारंटेड। हर पीपल को अपनी इक्वालिटी का राइट्स है, हक है, वो अपने हक के लिए जो भी गवर्नमेंट ने दिया है उसको वो यूज़ कर सकता है। Ensure that a dominant group does not use its power against the minorities. Constitution is to save us from ourselves. The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the largest principle that the country believes. तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो रूल्स है जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है वो हर किसी के लिए, तो कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ फॉलो करेगा, कोई कुछ रूल को बनाएगा, कोई कुछ लॉ मानेगा। तो इससे क्या है, जो हमारा कंट्री का जो है स्मूथ रनिंग नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारे नीड और इंटरेस्ट के थ्रू जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी बनाया गया है रूल्स रेगुलेशंस और लॉ, तो हर कोई उसको फॉलो करके अपने लाइफ को है जो सोसाइटी में बहुत ही स्मूथ तरह से जी सकता है। तो इसलिए हमारे लाइफ में इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशंस हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो भी पावर्स हमको मिले गए हैं उसका हम यूज़ करके अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। जो सिटीजन्स हैं, जैसे कि हर सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको यूज़ करके हम अपने हक और अधिकार को अपने कंट्री में उसको यूज़ करके हम उस लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक लॉन्ग हिस्ट्री है ना। जैसे फाउंडेशन ऑफ रूल्स एंड laws according to anybody who whims or fancies. The first such law for India was passed by British Parliament. सबसे फर्स्ट जो है वो कौन लॉ पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें दो लैंग्वेज इसका हैंड रिटन है, इंग्लिश और हिंदी। और इसमें क्या डिक्लेयर्ड है? सोवरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब इसमें शासक का स्वतंत्र, सर्वश्रेष्ठ, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जैसे चीज़ें इसमें डिक्लेयर्ड है। और इसको बनाने में 2 years 11 month और 18 days कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फिनिश करने में लग गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 years प्लान हमने किससे, ये जो 5 year प्लान का कॉन्सेप्ट हमने USA से लिया, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है का कॉन्स्टिट्यूशन हमने जापान से लिया और ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया। और ये कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 नवंबर हर साल। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। An assembly of people representative with a mandate to draft, approve and promulgate a constitution. Process of election may be different. Constituent assembly may include nominated members. मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसमें पीपल्स जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट मतलब जो प्रतिनिधित्व करता है उसमें जिसको उसमें क्या रहता है, एक अधिकृत जो पत्र है ना, और उसका प्रारूप को वो क्या करते हैं लोग अप्रूव करते हैं। और जो इसका इलेक्शन के प्रोसेस है वो अलग रहता है। और जो भी इसके मेंबर्स जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट
Assembly, Constituent Assembly consisting of indirect elected representative was set up for the purpose of drafting Constitution for India. In the event, it remained it being for almost 3 years. इसको एक्टिंग एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के आफ्टर 1947 में ये एक्ट जो है वो पास हुआ. द असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9th December 1946. द लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली वॉज हेल्ड इन नवंबर 1949. तो असेंबली का जो लास्ट सेशन कब हेल्ड दिल्ली में हुआ था? 1949 में. और इसको ऑफ कोर्स ऑफ दिस पीरियड 2 years 11 months and 18 days हेल्थ इतना दिन तक ये चला था. टोटल 165 डेज तक ये चला था जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू के एक्सप्रेस में. फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसमें आप देखिए बताया जा रहा है क्या फंक्शन है. तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ बॉडी और असेंबली ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव which is assembled for the purpose of drafting or adopting a constitution or similar documents. इसका क्या फंक्शन है कि इसमें जो ड्राफ्ट अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को या सिमिलर डॉक्यूमेंट को, मतलब एक ही जो संविधान का है वो मसौदा तैयार करते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं इन लोग, उसका जो है प्रारूप बनाते हैं. ड्राफ्टिंग मतलब इसका एक प्रारूपण बनाया जाता है और उसको अडॉप्ट करते हैं सिमिलर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है उसी की तरह. नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, अब हम इसके बारे में इस टॉपिक में बताया जा रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये क्या है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है ना. इसमें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, जैसे कि हमको सोवेरियन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, सब सिटीजन्स को प्रॉपर दिया जाता है. जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दिया जाता है. हर किसी को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दिया जाता है हर किसी को, ताकि वो कोई भी स्टेटस को चुन सके और वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सके. मतलब कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है लास्ट में कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब अनेकता में भी एकता है. और जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक अंततः मन भी कहा गया है. अब कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो लाइफ क्या होगी, हम लोग की स्मूथ सोसाइटी में नहीं चल पाएगी. मतलब कोई कुछ चीज़ों को रूल्स जो है सबके लिए एक इक्वल रूल्स रहेगा तो हर सिटीज़न को प्रॉब्लम नहीं होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी उन लोग की, है ना. तो पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1996. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन the most important rules of our political system. It protect the right of the people inside the country. मतलब जो भी राइट्स हमको मिला गया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इक्वल पीपल उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उसको देखा जाता है. इसलिए वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना. क्या पावर्स हमको मिला गया है हमारे कंट्री के अंदर, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं. 3 copies are available from the Department of Constitutional Development, Directorate Constitutional Education, Private Bag. The Constitution of South Africa values the right of the people, how Parliament and other legislature work. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो साउथ अफ्रीका के जो वैल्यूज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पीपल ये कि पार्लियामेंट में कैसा वर्क क्या चल रहा है ना, और क्या क्या हम लोग को अलॉट हुआ गया है, राइट्स जो है दिया गया लॉ, वो प्रॉपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस ये देखता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो लॉ है वो भी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं हमारे कंट्री में. और क्या क्या वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ हैं. तो टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज़ अ synopsis of the values, ideals, aspiration and feelings of freedom fighter and people of India expressed during the freedom struggle through the इंडियन रिनाइसेंस. जैसे कि स्वदेशी है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, जंगली सत्याग्रह, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन राइट वर्कर्स, पीस एंड स्ट्रगल, आज़ाद हिंद, ऐसे बहुत सारे जो हैं ये सब के थ्रू यहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ अपने आइडियाज़ को
यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम अपने कंट्री में हमने एक्सप्रेस किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पीपल जो है इंडिया के ज्वाइन करेंगे हैंड्स को और एक साथ हैंड ज्वाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। ऑल सिटीजन्स फ्री ऑफ कंट्री them by any king, government or foreign power, hence the people are the source of all authority, है ना। तो पीपल ही तो सोर्स है अथॉरिटी का लेने का कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे प्रियम्बल टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है सोवेरियन, इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, विच मीन्स द पावर एंड अथॉरिटी डू नॉट कम फ्रॉम एन आउटसाइड। मतलब हमारे जो इंडिपेंडेंट हमारा जो कंट्री है, मतलब पावर जो भी अथॉरिटी और चीज़ें वो कंट्री के बाहर से तो नहीं आ रहा है, फॉरेन कंट्री से तो नहीं आ रहा है, वो हमारे कंट्री में है, क्योंकि पीपल जो है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉरेन जो भी इंटरनल चीज़ है उसको हम रूल्स को फॉलो, मतलब पावर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और अब सिग्निफाइज कर रहे हैं कि जो भी फिक्स्ड हुआ है। सेकेंड है सोशलिस्टिक, दिस कॉन्सेप्ट वॉज एडेड इन 1977। मतलब कि इंडिया एलिमिनेट सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सिटीजन्स की और जो भी रिसोर्सेस है वो पब्लिक गुड का जो भी पब्लिक चीज़ है, रिसोर्सेस है, गुड्स है, वो सारे पब्लिक के लिए इक्वली वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कोई भी इक्वल इंडिविजुअल का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हर चीज़ जो है वो पब्लिकली है और सारे लोग उसको बराबर हक से यूज़ कर सकते हैं। सेक्युलर में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजियन या सेक्ट को फेवर नहीं करता। यहाँ पे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे ना कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे हर कोई इक्वल है। और यहाँ पे जो स्टेट है वो एनेक्ट लॉ टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ सती, ह्यूमन सेक्रीफाइस और चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। यहाँ पे सारे चीज़ जो है हर किसी के लिए इक्वली है, कोई भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, हर किसी को यहाँ पे इक्वली हमारे कंट्री में ट्रीट किया जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई रिलीजन कोई सेक्ट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक, इट इज़ अ गवर्नमेंट सिस्टम इन विच ऑल पावर्स कम फ्रॉम द पीपल, है ना। गवर्नमेंट में पीपल ही रहेंगे तो वो गवर्नमेंट कैसे बनेगा, है ना, और कंट्री कैसे रन होगा। तो पीपल से ही सारी चीज़ आते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, लॉ बेस्ड गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड जुडिशरी एंड न्यूट्रल फोरम्स टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल्स है, ये सबसे डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है। और डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन एवरी फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो है हम टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स जो भी है, तो उसमें हम अपना पब्लिकली ओपिनियन को हम दे के गवर्नमेंट तक अपने चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम फ्री हैं। रिपब्लिक, यहाँ पे रिपब्लिक में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जैसे कि प्रेसिडेंट होता है ना, तो वो चूज़ कौन करता है, वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू उनको चूज़ किया जाता है। और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ना, उसको और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर इलेक्टेड वेयर इज इन ब्रिटेन, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द हेरिडिटरी हेड ऑफ द रॉयल फैमिली। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तो जो भी प्रेसिडेंट है उसको हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटेन, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो वहाँ पे उनका एक क्राइटेरिया है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं को बनाया जाए। पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉस, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये किंग है तो इस पोजीशन पे रहेगा या ये गरीब है तो इस पोजीशन पे। यहाँ पे हर किसी के लिए सेम क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है डेमोक्रेटिक हमारे कंट्री में। नेक्स्ट है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे हर जस्टिस मतलब कि हर कोई इक्वल है, इक्वली राइट्स, जो राइट्स मिला गया है गवर्नमेंट के थ्रू उसको इक्वली, चाहे अगर जो वो कितना भी बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट या कोई भी हो, अगर वो कोई भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन को, तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पे चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज़, उसके कास्ट, रिलीजन और जेंडर, यहाँ पे हर किसी की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी को इक्वली राइट्स दिया गया है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, रिलीजन एंड वर्कशॉप।
अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमको हर चीज़ का फ्रीडम दिया गया है ना। हम अपने डिसीज़न को लेने के लिए, हम अपनी लाइफ को कैसे जीना है, हमको कैसे स्पेंड करना है, हम उसके लिए फ्री हैं। हर सिटीज़न यहाँ पे फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और अपने थॉट्स को भी अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को कर सकता है। रिलीजन, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोहिबिशंस तो नहीं है कि हमको इसी रिलीजन को फॉलो करना है या इसी चीज़ को मानना है। यहाँ पे उसके लिए कोई भी बैंड या बॉन्डेज नहीं है। हर सिटीज़न जो है वो फ्री है, उसको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। अगर उसको कुछ दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉपर जाके अपना कोर्ट से अपना चीज़ों को कंप्लेंट कर सकता है, और उसको भी डिसीजंस हर चीज़ मिलेगा विदाउट एनी कोई भी जातिवाद या कोई भी ये सब डिस्क्रिमिनेशन के बिना वो इक्वली सोसाइटी में इक्वली स्टैंड करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पे देखिए ये इसमें दो तरह क्या क्या इक्वालिटी का दो है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं जैसे कि कास्टिज़म, फ्यूडलिज़म, है ना। तो स्टेटस में इससे प्रॉब्लम क्या अराइज हो रहा है कि सम पीपल जो है वो अनटचेबल हैं, है ना। तो उनको कुछ राइट्स दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए इक्वली राइट्स है हमारे सोसाइटी में, चाहे वो छोटा कास्ट का हो चाहे बड़ा कास्ट का हो। यहाँ पे कोई भी पार्टीशंस नहीं है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीपल हैं रॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर अबॉर्डेड। जो भी यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी अच्छे से हर चीज़ को फॉलो करता है, स्टेटस को, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू अवार्ड दिया जाता है। और एवरीवन वाज गिवन इक्वल स्टेटस बिफोर द लॉ, वेदर दे आर किंग या बेगर, मेल या फीमेल, चाहे वो कोई सा भी कास्ट का हो, हर कोई इक्वली है लॉ के सामने। और सेकंड है कि डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज वॉज बैंड so that any citizen can aspire for any post and also use all public facilities। कोई भी यहाँ पे जेंडर बेस्ड या कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे बैंड है। अगर पोस्ट के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर आप कर रहे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कोई से भी कास्ट के हो, लैंग्वेज के हो, कोई भी रिलीजन के हो। और आप हर पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट ने दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए। तो हमारे गवर्नमेंट में के सामने हर कोई इक्वल है, लॉ को भी इक्वली उसको फॉलो करना है। जैसे कि एग्जांपल बताया जा रहा है कि जज के लिए अगर लॉ की डिग्री की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास उस क्वालिफ़िकेशन को आप फुलफ़िल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री है और आप सारे क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल कर सकते हो, चाहे वो आप कोई भी जेंडर के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि हर कोई इक्वल है, उसको इक्वली फ्रीडम है। हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वो रिच हो, गरीब हो, फिजिकली हैंडीकैप, कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशंस को के जो बनाए नियम को सबको इक्वली फॉलो करना है और हर कोई उसके सामने इक्वल है। देन कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ टॉक्स ऑफ यूनिटी विच इज़ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यूनिटी जो कि कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब यूनिटी का मतलब ये है कि फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स डू नॉट कम्फर्ट ईच अदर बट लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। हम म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही तो अपने सोसाइटी में रह सकते हैं, जिससे हम एकता में रह सकेंगे। नहीं तो हमारे कंट्री में मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहेगा। तो हमको म्यूचुअल कोऑपरेशन और शांति से अपने लाइफ को स्पेंड करना है, पीस और हार्मनी से। और वी डू नॉट विश टू क्रिएट अ सोसाइटी इन विच पीपल मेक इंडिविजुअल देयर आइडल एंड थिंक ओनली ऑफ देयर ओन कंसर्न। हमें अपना हर कोई अपने पर्सनल अपने कंसर्न के लिए तो नहीं, मतलब ऐसा चीज़ किस बारे लिए सोचना है जो हम जिससे सबका सोसाइटी में सभी का भला हो, है ना। तो वी वॉन्ट देम टू हैव fraternal relation and support each other to build a united nation, but at the same time it will not be a nation where the individualism has no place or where only the nation is considered.
It will be a nation in which the dignity of individual is respected and upheld. The preamble inscribes our constitutional value, which are the basis on which the government functions and which every citizen must live up and protect. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो सब चीज़ को सिटीजन्स फॉलो करेंगे तो हमारा कंट्री प्रोटेक्ट रहेगा। और यहाँ पे ये इन लास्ट ये बोला जा रहा है कि अनेकता में एकता, मतलब इतने सारे सब चीज़ डिफरेंट है लेकिन फिर भी हर किसी के लिए इक्वली लॉ और इक्वली चीज़ दिया गया है। हर किसी को फॉलो करके उसको हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास करता है उसको हमको फॉलो करना है, और जिससे कि हर सिटीजन्स इक्वल रहे और उनमें आपस में भी मतभेद भाव नहीं रहे। सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव completed the chapter. I hope you all will understood. Thank you.